सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज 2020 का पहला दिन है। लग यूं रहा है जैसे साल की तब्दीली का असर सियासत में भी तब्दीली लाया है। आज ही वफाकी काबीना का इजलास तलब करके आर्मी एक्ट में तरमीम के मुसव्वदे की भी मंजूरी दे दी गई। नए साल पर 24 घंटे के नोटिस पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब करने पर अपोजिशन भी हैरान दिखाई दी। गुमान यही है कि इजलास भी आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए तलब किए गए हैं। खबर है कि जुम्मे को यह मुसव्वदा ऐवान में पेश किया जाएगा। आज के इजलास में गो पार्लियामेंट के ऐवान का माहौल गर्म रहा है। अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन माजी की शोला बयानी दिखाई नहीं दी। फवाद चौधरी ने जहां इदारों के बाहम दस्तों गिरेबां होने का इंकशाफ किया, वहीं अपोजिशन से कुछ बातों पर इत्तेफाक की बात भी की। यह सच है कि आर्मी एक्ट में तरमीम हुकूमत का इम्तिहान है। अपोजिशन को मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से परवेज खटक, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और आजम सवाती पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। इत्तेहादियों का मनाने का टास्क इस काम के लिए मशहूर जहांगीर तरीन को सौंपा गया है, जिनकी MQM से मुलाकात तय हो गई है। दूसरी तरफ कराची बहाली कमेटी भी कमर कस के मैदान में निकली है। कराची के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चलने की बातें की जा रही हैं। अगर वाकई इरादे नेक हैं तो फिर कराची के मसाइल हल हो सकते हैं, मगर कुछ लोगों का ख्याल है ये सिर्फ सियासत हो रही है। सियासत विफाक की ये फुर्तियां बिलावल भुट्टो की MQM को की जाने वाली ऑफर का नतीजा है, जिसका तोड़ करने के लिए कराची बहाली कमेटी का नाटक रचाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि राब्ते जोड़ने की बात और सियासी लहजों में नरमी के ताने बाने भी आर्मी एक्ट में तरमीम के मामले से जुड़े हैं। इसमें कितनी सदाकत है, आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से। लेकिन देखिए कि आज माहौल क्या था असेंबली में। ये तो हमने आपको दिखाया कि कुछ अहम रहनुमा क्या कह रहे थे, लेकिन माहौल आपने देख लिया। पहले तो एक दूसरे पर चोर और करप्ट और डाकू और सिलेक्टेड, और आज उस तरह का माहौल नहीं था। तो असद खरल साहब, आपको क्या लगता है, ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल है, ये सब इसके लिए माहौल पैदा किया गया है और ये तीनों सर्विस चीफ्स का इख्तियार चला जाएगा वज़ीर आज़म के पास कि वो उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं? पहले भी खैर था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कोई क्या कर सकता है। तो अब उसको वाज़े करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम आ रही है, तो ये मंजूर हो जाएगी बड़ी इफ़ाम व तफ़हीम से जो माहौल आज नजर आया उसको देखते हुए। बिल्कुल हो जाएगी। और उसामा साहब, आपको याद होगा और आप हमारे जो नाज़रीन ने जो प्रोग्राम देखते हैं कि जब से मामला शुरू हुआ उस वक्त से मैं एक ही बात कह रहा था, आप भी शायद इत्तेफाक इससे करते रहे हैं यकीनन, या हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। मैं ये कह रहा था कि इसमें सादा अक्सरियत चाहिए और आर्मी एक्ट में तब्दीली का मामला है, आईनी अमेंडमेंट की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। दूसरी, मैंने हमेशा ये बात की, इस मामले में भी जिस तरह APC और बाकी जो मामलात हैं, यानी अपोजिशन जो है उन बेचारों की खुशियाँ जो है मान पड़ गई। उस वक्त भी मैंने बताया था कि इसके अंदर उनको मनाने और रूठने के जो मामले हैं ना, ये जब आर्मी एक्ट में तब्दीली की बात आएगी तो ये एक फार्मेलिटी के लिए कमेटी तो ज़रूर कायम की गई है। अच्छा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस मामले में एज ए इंस्टीट्यूशन आर्मी ये चाहती है कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, वो तो एक रियासती इदारा है। कभी PTI की हुकूमत आती है, कभी पीपल पार्टी की आती है, कभी PMLN की आती है, कभी PMLQ की आती है, कभी डिक्टेटर आ जाते हैं। तो आर्मी एज इंस्टीट्यूशन वो ये नहीं चाहेगी कभी, या नहीं चाहती कि इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। ये कौमी सलामती का एक मामला है, कौमी इदारा है। तो फिर इदारा कह रहे हैं कि दस्तों गिरेबां हैं इदारे। अच्छा, अब मामला ये है, उनको मैं इतना सीरियस नहीं लेता। मामला ये है, क्या बात कर रहे हैं वफाकी वजीर को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं? कह रहे हैं कि जनाब वो डोगर साहब के बारे में उनका डोगर साहब। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, अच्छा। अब मामला ये है कि ये है अब आर्मी एक्ट में तब्दीली का मामला। मुसव्वदे की मंजूरी दे दी, तरमीम बिल जो उसका मुसव्वदे अब मंजूरी होगी जी, ज़ाहिर है कैबिनेट ने दे दी, काबीना ने दे दी। और उसमें वो कहते हैं ना पंजाबी कुब्बे ने लात भी रास आ गई। अब PTI की एक बोंगी जो है उसके वजह से ये जो पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट जिस तरह खुर्शीद साहब, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, तो अब इदारे की एक और सुपरमेसी हो गई है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, जो पार्लियामेंट है, जो उसका प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, जिसको वो सिलेक्ट की ताने देते हैं, अब उसकी ताकत ये हो गई है कि अब ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि एयर चीफ और नेवल चीफ को भी उसकी जो
मुद्दत मुलाजमत है, उसकी तफसील के हवाले से, ठीक है, यानी तीनों की। और तीसरी मैंने एक बात और की थी कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, अभी चूंकि मामला गया है नजरसानी में भी एक ऐसा जो मैं अपनी मेरी दानिश के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा, क्योंकि मामला बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है कि सो मोटो है नहीं, अच्छा, और दरखास्त वापस हो गई है, ठीक है, अभी ऐसा कानून नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो मे भी एक ऐसा मामला, अब तो लेजिस्लेचर अब हो जाएगी, तफसीली फैसला आ गया, तो इसके बाद नजरसानी, यही मेरा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट यह कह सकती है कि ये जैसे कभी ये मामला हुआ ही नहीं, अच्छा, जैसे ये मामला कभी टेक अप हुआ ही नहीं, ये तस्वर किया जाएगा, रिव्यू वापस हो जाएगा, फिर तो अमेंडमेंट हो गई, एक वहां है वो। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है ये फवाद चौधरी क्यों कह रहे हैं कि जी इदारों में तसादुम की कैफियत है और हम अपने नहीं ना इलेक्शन कमीशन का कुछ कर सकते हैं, ना हमें पता है साहब कैसे हमने इकट्ठे होना है, तो एक वो झंझोड़ रहे हैं पूरी पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली सेनेट को, कि भाई कम से कम आर्मी एक्ट पर एक मौक़िफ़ दे देना, बाकी चीज़ों पर हम लड़ते रहते हैं। ये उनका पैगाम है, या उनको ये भी शक है कि रिव्यू में हम जा रहे हैं तो वहां भी कोई मसला आ जाएगा, लिहाजा पार्लियामेंट से ही काम करवा लेंगे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला? उसामा साहब, अगर आप देखें तो अदारों में तनाव की सिचुएशन तो आई थी। आर्मी चीफ की जब इशू सुप्रीम कोर्ट में गया तो जिस तरह से खल साहब ने खुद ही ये बात कह रहे हैं कि अभी तक ये समझ नहीं आई कि वो सो मोटो था या वो फिर एक पिटीशन थी, पिटीशनर ने तो अपनी पिटीशन वापस ले ली थी लेकिन सो मोटो भी नहीं था। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर अदारों में एक तनाव आता है और डाउट्स पैदा होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ जो है, साबका प्रेसिडेंट जो है, उनका इशू आया, उसकी जो जजमेंट आई उस हवाले से भी जो ISPR की एक क्लैरिफिकेशन आई। तो आप ये नहीं कह सकते कि अदारों में तनाव की सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल थी और लग रही थी कि दो अदारे जो है उनमें एक तनाव चल रहा है। तो ऐसी सूरत में पार्लियामेंट सुप्रीम है, सारे अदारे पार्लियामेंट के मतहत हैं, पार्लियामेंट के अंडर आते हैं। जुडिशरी जो है वो भी आइनी अदारा है, पाकिस्तान आर्मी जो फ़ौज पाकिस्तान जो है वो भी एक आइनी अदारा है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में जो पार्लियामेंट है उसने अपना रोल प्ले करना है। तो फवाद चौधरी हमेशा मैंने यही देखा है कि वो सिचुएशन जब भी ऐसी कोई बनती है वो सिचुएशन को ख़राब करने में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने कोई अक्लमंदी की बात की। मुझे तो पहली दफ़ा उन्होंने कोई सेनेटी की बात की है कि पार्लियामेंट को अब अपना रोल प्ले करना चाहिए, पार्लियामेंट को सारे अदारों के दरमियान तनाव को ख़त्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। सही। पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करनी है। अब एक इशू क्लियर है, नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट आराम से इसको पास कर लेगी, सेनेट में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, उसके बाद चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन की जरूरत है। तो ये जो उन्होंने चेयरमैन सेनेट वाला मामला भी तो था, तो वो तो सामने। अच्छा, मामला उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है ना, ये सेनेट में दी है फवाद चौधरी ने कि इस पे कंसेंसस क्रिएट होना चाहिए। मैंने एक बात अगर पार्लियामेंट इसमें वाइजली चलती है और आर्मी एक्ट को कंसेंसस के साथ पास कर, बाबर साहब अच्छे बच्चों की तरह का जो सारे क्या कंसेंसस नहीं करेंगे? अगर क्या अच्छे बच्चों की तरह इसमें कंसेंसस नहीं करेंगे? कोई डाउट है? आपको क्या लगता है? आप तो कह चुके हैं बाबर साहब, आपको लगता है कि सारे अच्छे बच्चों की तरह कर लेंगे? क्योंकि इसमें किसी एक शख्स की बात नहीं है, इसमें इमरान खान की जात या कमर जावेद बाजवा की जात। मेरा ख्याल है कि अगर मैं पहले भी बाबा कह चुका हूं कि जिस तरह से इंडिया ने विपिन रावत को अकोमोडेट किया है, हालांकि उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, मुसलमान दुश्मनी से रंगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसे इख्तिलाफ करूंगा। हमें पाकिस्तान विपिन रावत का इशू नहीं है, मौजूदा आर्मी चीफ का इशू नहीं है, जनरल कमर जावेद बाजवा का इशू नहीं है, ये एक स्लॉट की बात हो रही है, ये टेन्योर पोस्टिंग और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात की बात हो रही है। और जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो हर आने वाला वज़ीर आज़म है उसके इख्तियारात की बात हो रही है, पार्लियामेंट के इख्तियारात की बात हो रही है। सारे इदारे पहले बात मैं जो कर रहा हूँ, इंडिया में भी लेजिस्लेशन हुई है सर, ये इस पे लेजिस्लेशन हुई है, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। वहां पर तो कोई नहीं आया, पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही, इसको कोई लेकिन यहाँ पर भी कंसेंसस होना चाहिए। अच्छा एक बात असद साहब, अगली खबर से बड़ी अहम है, आइन के अंदर क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, खत्म हो गई। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला था वो खुद से ही
ऐसे ही था। अच्छा, कभी हुआ ही नहीं। काबीना के इजलास में इसकी तो मंजूरी दी गई है। आगे हमने एंटी नार्कोटिक्स अच्छे फोर्स वाले बच्चों की की बात तरह कर करी है, लेंगे। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी चुभी आपकी एक बात करो सब माजरत के साथ, आपने कहा कि बोंगी मारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। हाँ। वो मुझे समझा दें कैसे बोंगी मारी? पैसे की एक हैंडआउट जारी कर दिया, पीएम साहब ने साइन कर दिया। नहीं, देखिए ना, यही तो बात है गलत। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला आज तक उठा ही नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। जहां तक नोटिफिकेशन के वो है वो तो उन्होंने सुलझा लिया था। अब रिव्यू में तो इसीलिए तो गए हैं। बाबर साहब आप क्या कहते हैं? रिव्यू आप बड़े नाक़िद हैं तहरीक इंसाफ के, वापस ले ले, आप सारा तहरीक इंसाफ को कहेंगे रिव्यू में भी वापस ले ले। नंबर 1 सुनते जाएं, मैं भी पहला सवाल ये रिकॉर्ड पे रख ले, नाज़रीन सुन रहे हैं। ये एक हो सकता है कि हुकूमत रिव्यू वापस ले ले, लेकिन खरल साहब रिव्यू के साथ कुछ अमेंडमेंट आ सकती है। बाबर साहब लगता है इसमें बाबर साहब का ले इनपुट थोड़ा। अगली खबर पर जाना है सर, टाइम नहीं है आपका। मौक़िफ़ मैंने सुन लिया, पहला ऑप्शन लिया आपने, दूसरा एक तो रिव्यू उस पर इतराज़ आपने कहा बोंगी मारी के अंदर अमेंडमेंट आएगी, वो वही नोटिफिकेशन वो पुराना दिखा दें आपको। जनरल क्यानी के लिए वो नोटिफिकेशन जायज है और कमर शफीद गलत चीज गलत होती है। 100 साल बाद भी गलत चीज गलत होती है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया था, लेकिन आप मामला सारे भ्राम जो है वो गवर्नमेंट ने खुद पैदा किए। आप दोनों तो मुझे लगता है बस ढूंढ रहे होते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने जनाब गलत कर दिया। सर नहीं, ये गवर्नमेंट के उसामा साहब का भी ऐसे भी हुआ है, प्रेस रिलीज जारी करके साइन कर रहे हैं। अगला टॉपिक पे शायद आप थोड़ा सुनने पड़ेगा हुकूमत को। ये अहम खबर मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अहम खबर दे रहा हूँ। टॉपिक से पहले छोटा सा जल्दी से, एक तो ये है कि रिव्यू के अंदर अमेंडमेंट आएगी और इस अमेंडमेंट तरमीम हो सकती है दरखास्त में, रिव्यू की दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत ने दी है। उसके साथ ये कहा जाएगा कि चूंकि मामला ये जो अवाम था आईनी वो आर्मी एक्ट में दूर हो चुका, पार्लियामेंट ने दूर कर दिया, तो लिहाजा वो दरखास्त में चूंकि टेक्निकल इशूज थे, लीगल इशूज थे, सो मोटो था नहीं, दरखास्त वापस होगी, लिहाजा उसके फैसले को खत्म तस्वर किया जाए। अच्छा, अब उसको भी ये हुकूमत ये बात कर सकती है और इसके बाद फैसला जो है जारी बार सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। अच्छा, अगला तो मामला तो सेटल हो गया ना। अगला मौजू वो भी बड़ा अहम है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के डीजी हरफे तनकीद थे काबीना में, उनसे सवाल पूछे गए। यानी शहरियार अफरीदी ने कहा जी इन्होंने तो अपने बच्चों की कस्में खा के मुझे कहा कि मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी कार्रवाई हुई है। फिर काबीना में कहा गया कि जनाब आपने टाइम ही FIR में गलत लिखवा दिए, आपने FIR इतनी कमज़ोर बनवाई, ये किसने करना था? वो कहते हैं जी हमने गलती से एंटी की बजाय एग्जिट का टाइम नोट कर दिया वो कैमरों का। फिर वो कह रहे हैं कि हमने आज तक किसी पर कोई सियासी केस नहीं बनाया, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, डीजी ANF कह रहे हैं। और इसमें तारिक बशीर चीमा साहब भी कहते रहे कि जनाब सबकी सुबकी हुई पूरी हुकूमत की। और मुराद सिंह ने कहा जी इमरान खान पर इल्ज़ाम खाम खा राना सनाउल्लाह लगा रहे हैं। जी इमरान खान कहते रहे इमरान खान को ताल्लुक ही नहीं, वो किसी पर हीरोइन का इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे कि इस तरह की बात। तो ये फिर किसकी गलती है? पहले कहा गया कि ये सारा जो आप कह रहे हैं बोंगी मारी हुकूमत ने, वो कहते हैं बोंगी मारी नहीं, वो कहते हैं कि जी उनकी कानूनी टीम की गलती थी। अब सारा मलबा आ रहा था शहरियार अफरीदी पर। शहरियार अफरीदी साहब बुलाकर ले आते NF को, भाई जवाब दो काबीना में। अब वो कहते हैं हमने तो कोई सियासी केस नहीं बनाया, हाँ उसमें लकूनास गलतियां हुई थी। यहां मुझे बता दें किसकी गलती है? ये जो सारा केस हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं मैं बेकसूर था, ये सियासी केस था। और जनाब वो 5 हुकूमती वुज़रा ने ANF के ऊपर राना सनाउल्लाह के केस के मामले में बर्मी का इजहार किया। मैं कोट एंड कोट सुना देता हूँ। अब वज़ीर आज़म की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ है इमरान खान साहब, नून लीग के जो राना सनाउल्लाह के केस ज़ेर बहस आया, उसमें डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ANF मेजर जनरल आरफ मलिक साहब वफाकी कीना के इजलास में वो शरीक हुए। अब यहाँ पे कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, जिन्होंने काबीना को राना सनाउल्लाह केस की ब्रीफिंग दी। अब यहाँ पे देखे दुर्गत किस तरह हुकूमती वुज़रा अपने इदारे की बना रहे हैं। अब नून लीग तो बगले बजाएगी ना। वो क्या कह रहे हैं? शामिल वुज़रा DG ANF सवाल जवाब की। अच्छा, अब फाकी जो वजीर आपने तारिक बशीर चीमा को उन्होंने कहा कि ANF की नाहली राना सनाउल्लाह केस में वाजे है। सही है। वज़ीर मुल्कत बराए इंसदाद शहरियार अफरीदी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर मेरे सामने अपने बच्चों की कस्में खाई। वो तारिक बशीर ने कहा इनकी कस्मों की वजह से मैंने मामला मनोअन बयान कर दिया। इस पर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि अदालतों को खाली कस्में नहीं सबूत चाहिए होते हैं। जबकि वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज शाह कहते हैं कि ANF ने तो तफ्तीश के बुनियादी सवालात को मलूज़े खातिर ही रखा। सुन ले, ब्रिगेडियर इजाज शाह फोर्स कमांडर पंजाब ANF रहे हैं। इजाज शाह खुद पंजाब के ANF के फोर्स कमांडर हैं। सुनते ज्यादा कोई जानता नहीं है। तो आपको लग रहा है बाबर साहब के इसमें ANF का कसूर है? सुनते रहे, छोटा ये उसकी तफ्तीश ही ठीक नहीं। ये सुनते रहे, डॉक्टर साहब की बात करें। कौन कसूरवार हुआ? अब बुनियादी सवाल और इसमें फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं? आगे डॉक्टर साहब फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि DG ANF को कहा कि आप इस मामले पर मुबम FIR दर्ज की। अब हुकूमती वुज़रा है, बैशिंग वो कर रहे हैं। बहस के दौरान फाकी वज़ीरा
यानी शेरी मजारी, फवाद चौधरी और जो खिलाड़ी हैं सफ़े अव्वल के मुराद सईद ने कहा कि तफ्तीश आपने की और अब इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पा रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म को हम जानते हैं वो किसी पर हीरोइन का इल्ज़ाम नहीं लगवा सकते। सही। अब मामला ये है, डोगर साहब बताएंगे, यही हम कह रहे थे, डोगर साहब कह रहे थे कि इसके अंदर बेशुमार झूल है। सब ठीक है, मैं मान लेता हूं। मामला ये है कि एएनएफ एक इदारा है जिसकी इंटेग्रिटी के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठा। आज अगर शहरयार अफरीदी कहते ऑडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, कभी फुटेज और वीडियो, लेकिन और ये सारी जो शहरयार अफरीदी कह रहा है कि एएनएफ वालों ने अपने बच्चों की कसमें खाकर मुझे कहा कि ये चीजें ऐसे ही हैं, और वो आगे से मैंने उनकी बातों पे यकीन कर लिया और अल्टीमेटली अब कैबिनेट ने एक इदारे को मिलान करके रख दिया है। यानी वो मसला ये कि अदारे की वजह से प्राइम मिनिस्टर मिलान हुए यार, आप एंगल से क्यों नहीं देखते? तो फिर इमरान खान का क्या कसूर है, कैबिनेट का क्या कसूर है? अदारे ने पकड़ा और उसने उन्होंने कस्में खाई कि ये ठीक है, सबूत क्या बहस करती थी, कैबिनेट ने तो नहीं देने थे। लेकिन मुझे बताएं, आप कह रहे, आप उल्टी बात कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। मेरी बात, नून लीग ये कहती थी इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाई की है, इमरान खान ने एएनएफ से केस बनवाया है। आप कह रहे हैं एएनएफ का कसूर नहीं, वो मलाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत एएनएफ को मलाइन कर रही है। हुकूमत ये आज गुजरा ने उनको कटार में खड़ा कर दिया। तो वो एएनएफ के पास सबूत कहां है? वो तो पूछ रहे कि भाई सबूत कहां है? अपनी सबूत की बात हो रही है। केस ये कहती है कि इमरान खान ने हमारे ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर, चूंकि आउटस्पोकन है, राना सनाउल्लाह के ऊपर शहरयार अफरीदी, ब्रिगेडियर इजाज शाह और इमरान खान की मां पे केस बनाया गया। यही नैरेटिव था। अब वो तो खुद मुजरा कह रहे हैं कि ये एएनएफ ने किया है। मुझे ये बताएं इसमें इमरान खान है, हुकूमत का क्या कसूर है? उनका एएनएफ का तो है ना, आप ये तो माने कि एएनएफ का तो है कसूर, मसला तो कसूर है ना। तो इमरान खान और तो आप क्यों कह रहे हैं जी एएनएफ को मलाइन कर रहे हैं? पूरा गवर्नमेंट पूरा बयानिया ये था इमरान खान ने सही है बनवाया है। जी ठीक है, ये कहते थे ना। बिल्कुल आज वो 5 मुजरा और इमरान खान साहब के सामने बात हो रही है, वो नून लीग की जुबान बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है फेर तो हो रहा है। नून लीग की जुबान नहीं बोल रहे, खलसा उल्टी बात कर रहे हैं यार। मुझे मेरी बात सुनो, दोनों तो तनकीद कर रहे हैं एएनएफ पर, नून लीग ने भी एएनएफ पर तनकीद की, हुकूमत पर कि जनाब इनके कहने पर बनाया। अगर उनके कहने पर बनाया था तो फिर वो आज काबीना उनको क्यों कह रही है एएनएफ को? एएनएफ वाले कहते हैं कि इनके कहने पर बनाया था, हमने कह रहे थे कि इनके आपने तो केस बनवाया। नहीं, इसमें एक चीज मुझे बताएं, एएनएफ ने एक बंदे को पकड़ा, एएनएफ ने कहा जिससे हमने हीरोइन बरामद की है। जी सही है। गवर्नमेंट ने उस पर एतमाद किया, उन्होंने कहा जी गो हेड। मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एएनएफ के कहने पर। मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं और वो बाद में वो बेल हो जाती है। अब मिनिस्टर साहब को एएनएफ ने कहा हमारे पास सबूत है। मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट को भी बता दिया, अवाम को भी बता दिया। जब केस अदालत में गया तो एएनएफ के पास कोई सबूत ही नहीं थे, कोई चीज ही नहीं थी। नहीं सर, अभी तो ट्रायल होना है कहते हैं। अच्छा चले मान लें सर, आज कैबिनेट में भी तो आज कैबिनेट में भी तो ये पूछा जा रहा है कि भाई सबूत कहाँ है, बताओ तो सही। उनके पास कुछ एफआईआर कमजोर की बात हुई है। ये नहीं कहा जी 15 किलो हीरोइन किधर है, वो तो होगी ना, तभी उन्होंने कहा है। या तो हो गया जी 15 किलो हीरोइन ही नहीं थी। वो सर एजाज शाह वो तो बात हुई है वीडियो में रहे हैं। देखिए बाकी तो मिनिस्टर को छोड़ दें, वो कह रहे हैं एफआईआर कमजोर काटी है। उन्होंने कहा जाली केस नहीं बनाया, उन्होंने नहीं कहा कि जाली केस बनाया। बुनियादी सवालात कोई मलूज़े खातर नहीं रखा गया। इनके मुल्ज़िम को जो सजा होती है वो एफआईआर बुनियाद होती है। तफ्तीश की कमजोरी है, एफआईआर की कमजोरी है, जाली केस किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये बात तो सही हो गई कि नून लीग का जो बयानिया था कि हुकूमत ने बनवाया केस, वो तो गलत हो गया ना। इस काबीना में जो मीटिंग हुई है इससे तो ये साबित हो गया कि नून लीग जो कहती जी हुकूमत ने बनवाया, हुकूमत तो नहीं बनवाया। यानी ये साबित हो गया कि इमरान खान कभी किसी को मुझे एक बात बताएं, नहीं बनवा सकता। अगर हुकूमत ने नहीं बनाया जी, अगर एएनएफ ने बनाया है जी, तो इससे हुकूमत की कमजोरी है कि अदारे उसके कंट्रोल में ही नहीं है। सर क्या करे, एक इदारा काम कर रहा है उसको ना करे, पुलिस आकर कहती है जी हमने इदारे को कटारे में खड़ा किया। फिर अकाउंटेबिलिटी क्या है? आज यही अकाउंटेबिलिटी काबीना में बुलाकर डीजी को बुलाकर उसको कहा जा रहा है कि भाई तुमने क्या किया है। अगर ये केस साबित नहीं होता तो फिर जिम्मेदारी किस पे आएगी? एएनएफ पर आएगी जिसने केस बनाया, फिर उस पर होना चाहिए। लेकिन क्या एक केस की बुनियाद पर 99% एएनएफ का एक माजी शानदार रहा है, तो उस पर आप सारे उसके इदारे को एक केस में बात ये है आइंदा वो किसी मुजरिम को भी ना पकड़े। बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा पकड़े राना सनाउल्लाह से पहले एएनएफ का मुल्ज़िम को बेल को दिखा दे। एक बड़ा केस था, एक टेस्ट केस था, एक बड़ा केस था जो सामने आया
बाकी केसेस को तो आपने मैंने नहीं देखा। एक बड़ा केस सामने ये तो आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, फैसलाबाद के बच्चे को पता है कि राना सनाउल्लाह साहब के क्रिमिनल एलिमेंट से ताल्लुकात थे। मैं हीरोइन की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्रिमिनल एलिमेंट कब्जा माफिया से आप आबिद शर्मी के बाप से। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं बगैर एविडेंस के किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं है। वो तो ये ना साबित करना है ना, लेकिन राना सनाउल्लाह से सवाल सिर्फ ये है, मैं एक आंखें बंद करके किसी वो तो ये ना साबित करना है। इंस्पेक्टर नवीद के कौन मुझे बाहर बैठा है जो कहता है अदालत में केस गया हुआ राना साहब का मसला ये है कि कत्ल करवाते रहे, मर्डर का केस लेके दे। मसला ये है यहाँ मॉडल टाउन में 14 लोग मर जाते हैं, एक शख्स वज़ीर कानून है, आपको आज तक कातिल ही नहीं मिल सका, 14 बंदे मर गए, उसका कातिल आप कहेंगे सबूत लेकर आए, 10 दिन दिहाड़े लोगों को गोलियां लग रही हैं, सबूत कहां से और क्या चाहिए? अरबों रुपए के एसेट्स, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज, 42 प्रॉपर्टीज असासे राना सनाउल्लाह साहब के पास कैसे आए? मुंशियात फरोश से तल्लक नहीं है, अगर उनके क्रिमिनल से नहीं है, अगर कब्जा ग्रुप तलक एमपीए की तनख्वाह से प्रैक्टिस उनकी चल रही है, वो ब्रेक का वक्त है जी, अरबों रुपए और ये साबित नहीं होता सर, ब्रेक का वक्त है। नहीं वो अच्छा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि शेरशाह सूरी सानी, वसीम अकरम प्लस इतने कमाल हैं कि वो पैसे नहीं खर्च कर पा रहे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, पैसे हैं लेकिन डेवलपमेंट की खर्च नहीं हो रहे। और जनाब इसके अलावा इमरान खान साहब ने क्या किया है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आप सुनेंगे तो अशश कर उठेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ले जनाब, शेरशाह सूरी सानी और वसीम अकरम प्लस, अब उनका कमाल देखिए कि जो फंड्स उनको जारी किए गए हैं मुख्तलिफ महकमों के लिए, बुज़दार साहब वो फंड्स ही पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब इसकी क्या वजह है? मैं उनके दिफा में यही कह सकता हूँ कि शायद वो कहते हैं जी मैं भी सीख रहा हूँ, या दूसरी वजह ये हो सकती है वो चाहते हैं करप्शन ना हो और इस वजह से फंड्स ही खर्च नहीं हो पा रहे। पहले बात कर लेते हैं जी, स्कूल एजुकेशन और हाई एजुकेशन के सिर्फ 28% तरक्याती फंड्स ही इस्तेमाल हो सके हैं, सिर्फ 28%, यानी बाकी आप समझ लें 72% फंड्स इस्तेमाल ही नहीं हो सके। इसी तरह से साबिक हुकूमत की बात करें, अक्टूबर 2016 तक बल्दियात के 69, रोड्स के 42 और पब्लिक बिल्डिंग के 30% तरक्याती फंड इस्तेमाल किए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत पंजाब ने अक्टूबर 2019 तक लोकल गवर्नमेंट के 52, रोड्स के 39 और पब्लिक बिल्डिंग्स के सिर्फ 22% तरक्याती फंड इस्तेमाल किए हैं। तो आगे अगली तफसील बाद में आ जाते हैं। खरल साहब, ये क्या वजह है? ये करप्शन रोक रहे हैं इस वजह से? यानी अगर ये फंड इस्तेमाल होंगे तो उससे रोज़गार तो अलग बात है कि ज़ाहिर है वहाँ लोग काम करेंगे, लेकिन ये महकमे भी बेहतर हो सकेंगे, काम भी बेहतर हो सकेगा। स्कूल और एजुकेशन का फंड भी आप नहीं पूरा इस्तेमाल कर पा रहे, तो कैसे बिल्डिंग्स बेहतर होंगी, कैसे वहाँ पर सहूलियात मिलेंगी? देखिए, यही परफॉर्मेंस होती है और यही डिलीवरी होती है। जब एक पहले ही जो फंड, आपको पता जितना बजट पहले था और उससे जो जिस पेस पे जिस स्पीड पे पंजाब जा रहा था और पंजाब स्पीड जो कह रहे थे, दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब ने जो खिलाड़ी लगाए हैं, ठीक है, यकीनन इसमें एक फैक्टर था जो उनके असल में कसूर मैं समझता हूँ। इसमें बुज़दार साहब चले सीख रहे, वो नए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि डोगर साहब कितने साल सीखेंगे? उनके साथ जो लोग लगाए गए, डोगर साहब जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने सीखने के लिए दाखिला लिया है, ये यूनिवर्सिटी कितने साल से अपना कोर्स पूरा उनके साथ डोगर साहब अभी आप आ जाए ना, उनके साथ जो डॉक्टर रहील सदीकी साहब जो क्या उनका नाम है, उनको जो लगाया गया, वो जिंदगी में कभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे, भावलपुर डिवीजन में। डॉक्टर शुएब कौन सा रहा था? शुएब लगाया गया। ओ एक मिनट खड़ा था, एक मिनट रुक जाओ सर, स्टॉप सर, बारी उन्होंने आप लाया अपनी चॉइस से लगाया। मामला ये है कि जो उनके सेक्रेटेरिएट, सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर बंदे थे ना, वो खुद सीखने वाले थे, उन्होंने खुद कभी नहीं सीखा था। अब मामला क्या हुआ? जिन्होंने आप सरकार साहब, मैं दोबारा आता हूं, मुझे याद आ रहा है बाबर साहब, ये खबर आपने ब्रेक की थी और मैंने आपको प्रोग्राम से पहले कह दिया था कि ले जी आज वो खबर आ गई है जो आपने कहा था जी फंड्स इनसे खर्च ही नहीं हो रहे। उसमें सर सबसे हैरानकुन है, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल के अहदाफ के उसूल में मौजूदा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ 1% रही, यानी 1% कमाल ही हो गया। दुनिया में रिकॉर्ड होगा कि और आईटी, वहां से आपने वो तानिया द्रोस लड़की को बुला लिया है कि जनाब आईटी का शोबा आगे जाए, ये हमारा डिजिटलाइजेशन हो, यहाँ 1% फंड उन्होंने कहा कि खर्च। सर मेरी अर्ज सुन लें,
शहबाज शरीफ के दौर में 2017 में जो पंजाब का टोटल डेवलपमेंट का बजट था वो 650 अरब रुपया था, 650 अरब रुपया था, और उसकी यूटिलाइजेशन जो थी 70-80% के करीब थी। अब आगे वसीम अकरम प्लस साहब, पहले तो बात यह है कि इनको टोटल डेवलपमेंट का बजट जो दिया गया, पहले गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है तो वो 200 अरब रुपया दिया गया, और इनकी पहले साल की यूटिलाइजेशन जो है वो शायद 30% थी, और इस साल अभी तक की टोटल यूटिलाइजेशन जो है वो 15% है उस 200 अरब की। सर सड़कें अच्छी होगी ना, बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और वो यूटिलाइजेशन भी डीजी खान में ही हुई है, इसके अलावा कहीं नहीं हुई। और अब आपको एक और चीज़ बता दूं, मज़े की चीज़ बताऊं, नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, उन्होंने एक चेयरमैन PND को चेंज किया, उन्होंने काफ़ी ऊपर नीचे तबादले किए, CM की बिल्कुल नहीं सुनी, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने की कोशिश की है। तो वसीम अकरम प्लस साहब जो है वो उनसे शदीद नाखुश हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से शदीद नाखुश हैं, क्योंकि वो ये जब नई एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है वो इमरान खान को जवाब दे रही है, और डायरेक्टली उनको आंसरेबल है। डिप्टी कमिश्नर के पेज खींचे गए हैं, वो तमाम बंदे जिनको पैसे ले के लगाया गया था, और जिनके ज़रिए से आमदनी इनकम हो रही थी, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए गए हैं। अब CM सेक्रेटरीट का ट्रांसफर पोस्टिंग से ऐसा डायरेक्ट कोई लिंक पहले उन्होंने उल्टा बैन लगाया, डायरेक्ट लिंक नहीं है ना, ये भी ज्यादती है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव है तो उसको आप देखें ना, जो चाहे उसको करना चाहिए, जो चाहे उसके पास सर बिल्कुल करना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ने 1 साल मौजें की हैं। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के जो खालू हैं, जो DPO भावलपुर थे, रहीमयार खान थे, फिर भावलपुर रहे, उन्होंने भावलपुर में जो घर था, सरकारी घर, उनको DPO का घर था, उसमें अभी भी उनका कब्जा है। DPO रहीमयार खान रहे, DPO रहीमयार खान का जो घर है उसके लिए 5 करोड़ रुपया उसकी रेनोवेशन के लिए 5 करोड़ घर की? जी, उस घर की रेनोवेशन के लिए लगाया गया। में तो घर बन जाता है सर। वो अभी मेरी बात तो सुन लें, वो भी उनके कब्जे में है। आजकल वो SP स्पेशल ब्रांच मुल्तान लगे हुए हैं, और रहीमयार खान भावलपुर का घर उनके कब्जे में है। उन्होंने वो घर का कब्जा किसी को नहीं दिया। ये मैं ओपनली कह रहा हूं, भावलपुर का घर, रहीमयार खान का घर, ये दोनों घर उनके कब्जे में है। एक घर पे 5 करोड़ रुपए की रेनोवेशन लगा दी, लगे वो SP क्राइम ब्रांच हुए हैं। तो ये नए IG साहब जो है, ये नाकाबिले यकीन है, ये नए IG साहब जो है, मैं दस्तगीर साहब उनको भी कह रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कौन सा मेरिट है, जरा देख लें, इस चीज को भी देखें कि वसीम अकरम प्लस जो है उनके जो मामू है वो अभी भी तो पूरे मुल्क को मामू बना रहे हैं, तो इमरान खान को मामू बना दिया फिर खैर साहब। जो एडिशनल मतलब एक सरकारी अफसर है, 2 घर, 3 घर रखे हुए, ज्यादा लगाए, और जनाब 5-5 करोड़ रुपया एक घर की रेनोवेशन में लगा लिया है। ये क्या है? 5 करोड़ रुपया DPO फिर मुझे बताइए इमरान खान साहब के क्या फायदा, ये सारी ऑस्टेरिटी मैयर्स का, सादगी का, तो ये डेवलपमेंट का जो अगर 5 करोड़ रुपया आपने एक घर पर खर्च किया, रेनोवेशन पर एक्शन करवाना चाहते हैं ना, आपके प्रोग्राम पे किस खबर पे एक्शन नहीं हुआ? मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इमरान खान साहब के ये मामला नोटिस में भी आएगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो इस पे एक्शन भी लेंगे, IG पंजाब भी एक्शन लेंगे। मैं आपको इससे ज़्यादा और मैं बड़ा दावा नहीं कर सकता, आप यकीन दिला रहे हैं, दावा नहीं कर सकता। 1-2 दिन के अंदर आपको खबरें आ जाएंगी कि खाली कर दिया उन्होंने घर, कि उनके घर जो है वो जो 5 करोड़ का मामला है, ये खबरें आई इसके हवाले से कल मैं दोनों घरों की तस्वीरें आपको दे दूंगा। बाबर साहब आप लेकर आनी है आपको तस्वीरें, ये तस्वीरें घर जो उनके कब्जे में, घर का लेकिन बाबर साहब ने बड़ी बात कर दी है। चले जी, कल आप देखिएगा जी तस्वीरें करा दूंगा कि इमरान खान साहब इस पे नोटिस लेंगे। सर जो 5 करोड़ है वो कहां से आएगा? IG अभी लगा नहीं है पूरा 5 करोड़, अप्रूवल जरूर हुई है, लगा नहीं है सर, शुरू हो गया, वहाँ पे रेनोवेशन चल रही है सर। चले तो वो तो सरकारी इमारत वो रहे नहीं ना, सरकारी इमारत कब्जे में है ना वो घर, कब्जा छोड़ जाएगा, कब्जा अब नहीं होगा। सर अभी तक भावलपुर का DPO भावलपुर थे, वो वाला घर मान लगा खैर साहब ने बड़ा नोटिस दिया है। वज़ीर आज़म सुलेमान साहब से आप अच्छा एक ब्रेक का वक्त हो जाएगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है इससे थोड़ा सा मोहम्मद आगा साहब से आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्या इमरान खान साहब एक्सपेक्ट करेंगे? खरल साहब ब्रेक आ जाएगी। अगर इतनी बार चलती, उनका मामू तब्दील कर दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सरदार एजाज जाफर, उनके खालू को आपको पता है 2-2 चार्ज भी थे,
जब भावलपुर के साथ रहीम जारखंड के चार्ज दे दिया वो सर एसएसपी रैंक में बैठे हुए थे, उनको वापस एसपी रैंक। अच्छा, एक चीज, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन एक और मैं एक चीज बता दूं कि उस्मान बुज़दार साहब नए चीफ सेक्रेटरी और नए आईजी से सख्त नाराज हैं। 3 मीटिंग ऐसी हुई हैं जिसमें मीटिंग के दौरान वो उठ के चले गए अपनी नाराजगी शो करने के लिए, और आने वाले दिनों में वो जो है वो ये मुझे तो पता चल रहा है नई ब्यूरोक्रेसी आपको चंद हफ्ते में रिजल्ट दिखाएगी कि यहाँ पे मैंने आपको ब्रेक में बताया, मुझे नजर आ रहा है विजिलेंस नजर आ रही है पुलिस में। ये जो ब्यूरोक्रेसी जितनी लगाई गई है, बेसिकली ये एक फिर मौका दिया गया उस्मान बुज़दार साहब को, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, नई टीम दे के, और ये टीम राज जवाब दे किसको है? वजीर आज़म साहब को। अच्छा। वजीर आज़म ने इसको टीम को मैंडेट दिया। कर्नल साहब ब्रेक यही वजह है फिर ब्रेक उस्मान बुज़दार साहब के करीबी अजीज जो है ब्रेक हो जाएगी, उनको भी पोस्ट आउट कर दिया गया। मुझे सिर्फ एक जुमला समझता हूं कि इमरान खान साहब अगर तो डिलीवर करना चाहते हैं सर, तो एक और बात है ना इसी से जुड़ी हुई, सूबाई हुकूमतों को टास्क है कि आप महंगाई पर कंट्रोल करें, और इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स बनाने का कह दिया गया है। तो अब आपको लगता है कि ये खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़रा आला ये रोक सकेंगे ये जो महंगाई हो रही है? पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, गैस आपने बढ़ा दी, बिजली आपने बढ़ा दी, नए साल पर ही तोहफे दे दिए हैं। जब आप इसकी कीमतें बढ़ाकर फिर काहे का कंट्रोल लेकर आएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। और फिर बुज़दार साहब जैसे आदमी से आपको एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ डिलीवर कर सकेंगे। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि पहले बुज़दार साहब ने आईजी पंजाब की शिकायत की, उनकी शिकायत में बदल गया। बुज़दार साहब ब्यूरोक्रेसी की शिकायतें करते, अब ये है पहली मरतबा जिनको वज़ीर आज़म साहब ने मैंडेट दे के भेजा चीफ सेक्रेटरी आईजी को, वो शिकायत कर रहे हैं। सर 10 सेकंड्स इस पर बस सर ये है कि जो आप देखिएगा कि जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, डेवलपमेंट की पेस बढ़ेगी, उसके साथ साथ थ्रेसर होगी, महंगाई कम अज कम महंगाई जो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है उसको इसकी हद तक कंट्रोल किया जाएगा, महंगाई को एक लिमिट में लेके आया जाएगा। असद उमर साहब कह रहे हैं कि विफाक और सिंध हुकूमतें साथ मिलकर चल सकती हैं, है ना बड़ी मजे की बात? कैसे? ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। अब पता चला। जनाब असद उमर साहब और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी अवाम के अंदर जड़ें कमज़ोर अपनी कर चुकी, और लेकिन यह है कि विफाक जो है वो मनसूबों के लिए काम कर रहा है। K4 अब जनाब जब से हमने सहाफ़त में कदम रखा, मुझे तो तब ये सुनने को मिल रहा है K4 मनसूबा, ये कराची के अवाम को पानी मिलेगा, सबसे बड़ा शहर है, पीने के पानी से महरूम है, यह हल होगा। 3 हुकूमतें इसी में चलेगी, पीपल्स पार्टी भी, फिर नून लीग विफाक में आई, अब तहरीक इंसाफ है। लेकिन बहरहाल इस दौरान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह वहीं की वहीं है। तो अब वो यही कहती रही है कि जी ये तो विफाक का मंसूबा है, विफाक का मंसूबा है। तो इसके लिए अब हुकूमत ने कह दिया जी हम मिलकर काम करने को तैयार हैं, विफाक की और सिंध की हुकूमत साथ चल सकते हैं अवाम के लिए। तो कर्नल साहब आप इसमें कोई रूम देखते हैं कि अब सुनी गई है, वो कह रहे हैं जी फंड्स भी जारी कर रहे हैं, यानी MQM बलदियाती हुकूमत को भी बना रहे हैं, सिंध हुकूमत के साथ भी चलने के लिए बातें हो रही हैं। तो अब विफाक ये तीनों मिलके, यानी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता कि 3 तरह की हुकूमतें हैं, तीनों जनाब कराची की बेहतरी चाहते हैं, कराची फिर बेचारा रो रहा है। कराची की बेहतरी कोई नहीं चाहता उसामा साहब। जो आप बात करते हैं सिंध हुकूमत की, जो आप करते हैं इत्तेहादी जो कोलिशन पार्टनर है उनके वसीम अख्तर साहब जो MQM के मेयर हैं, उन सब की नजरें हैं फंड्स के ऊपर। अच्छा। ताकि 75 अरब का पैकेज आए। अब फड्डा क्या है? हाँ जी। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी वाले वज़ीर आला सैन ये कह रहे हैं कि जब फाक पैसा दे तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो सूबाई गवर्नमेंट हो, उसके इदारे हों, ताकि किक बैक कमीशन अपनी मर्जी का ले सके। वसीम अख्तर मेयर ये कहते हैं कि फंड जो है उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो मेयर कराची, तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट उनके जरिए एग्जीक्यूशन कराई जाए। अब इस पे फड्डा ये है। अब गवर्नर ये कहते हैं, मुझे एक बात बताइए वसीम अख्तर की कौन सी क्या कैपेसिटी है वसीम अख्तर की कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लगा सके? उनके पास तो कैपेसिटी है ही नहीं है, उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं। ये देखें लॉ में हर चीज है कि इतनी लिमिट तक का जो प्रोजेक्ट होगा वो उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करेगी, एक सर्टेन लिमिट तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, और एक प्रोविंशियल लिमिट तक फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल आएगी। अब मसला ये है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसके पास काम करने की कैपेसिटी है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट साहब इशू नहीं है। इशू ये है कि फर्ज करो अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे पैसा आता है तो उसमें कमीशन लेंगे वसीम अख्तर साहब,
और अगर सिंध हुकूमत के डिस्पोजल में पैसा आता है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो भी हो, सूबाई गवर्नमेंट होगी तो आगे ठेके वो देगी, क्योंकि वो कमीशन वहाँ पे चलेगा, क्योंकि हुकूमत ने तो एलोकेशन करके फंड दे दिया किसको, वो देगी किसके डिस्पोजल पे, या तो सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा पैसा, या तो बड़ा, अगर ये नियत ठीक है ना तो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दें जिसमें सारी पार्टीज के बंदे हो, वो ट्रांसपेरेंट एक तरीका करें और सारे ठेके जो वाली कमेटी बनाई उसमें वो कहते हैं पीपल्स पार्टी कहती है हमें शामिल ही नहीं कर रहे आप। असल मामला है कि वो वहां पे बंदर नियत सबकी खराब है, पीपल्स पार्टी भी शेयर मांगती है, इमरान खान इफ्ताह करेंगे, करीब इफ्ताह हो जाएगा मंसूबे का और पैसा नहीं है, कर दी मेला मेला, इफ्ताह कैसे होगा भाई, वो पैसा देंगे तो मंसूबा बनेगा ना। 1.5 साल से आप ख्वाब दिखा रहे हैं पैकेज आ रहा है, पैकेज आ रहा है, पैसा जाएगा तो कोई खर्च होगा ना। यहाँ पे पंजाब में थोड़ा सा पैसा था वो खर्च नहीं हो सका, ग्रीन लाइन मंसूबे में तेजी लाई जाएगी। साहब असल इशू मैं आपको बताता हूँ, एमक्यूएम जब भी नाराज फंड मुहैया कर दिए, जब भी नाराज कौन कहते कि असद उमर कह रहे हैं वजीर प्लानिंग दे दिए हैं, सिंध हुकूमत को दिए नहीं है, और किसको दिए, यही मसला दिए, चले मुझे बताइए आप मामूल बना रहे हैं, किस तरह कह सकते हैं? वो उन्होंने जारी कर दिया है सर, कराची के एमएनए तहरीक भाई गवर्नर के अकाउंट में जाता पैसा, उनको तो पैसा फेडरल गवर्नमेंट भेजती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। वो मामू इस तरह से बना रहे हैं कि हर एमएनए जो है उसको डेवलपमेंट का फंड जारी कर दिया होगा कि ये तेरे ये 50 करोड़ का तू ले ले, 10-50 करोड़ का तू ले ले। सर इसी तरह ही होता है ना, एमएनए कौन करेगी, या तो पाक पीडब्ल्यूडी करेगा फाकी महकमा, या पब्लिक हेल्थ करेगा, या आपका जो केएमसी करेगा, तो या आपका लोकल गवर्नमेंट करेगा। तो मैं कह रहा हूं तो पैसा जाएंगे तो करेंगे ना। 75 वाली कहानी नहीं है, ये 75 वाली कहानी नहीं है, ये है कि हर एक इंडिविजुअली थोड़े-थोड़े पैसे, ये तो सारे पैसे ओवरऑल प्रोजेक्ट जो इन्होंने कहा आप समझे नहीं है, ये जो पैसे जारी हुए ना ये एमएनएस को इंडिविजुअली जारी हुए, किसी को जारी हुआ तो काम आप समझ ही नहीं रहे सर। ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी है, वो डेवलपमेंट के पैसे जारी हुए हैं, उन्होंने कहा हमने एमएनएस को पैसे जारी कर दिए हैं। डॉक्टर साहब कभी एमएनए की जेब में जाता है, एग्जीक्यूशन तो महकमों ने करनी होती है, एमएनए तो ग्रांट देता है, कुछ लेटर मिलता है कि आपकी ये फेडरल गवर्नमेंट जाएगा ना, आप लेमैन नहीं है डॉक्टर साहब समझे, आप उसको डीओ लेटर देते हैं और ये स्कीमें जाएगा तो इसके अगेंस्ट ये फंड आपको दे दिए, आप उसके लिए एग्जीक्यूशन एजेंसी वो पैसे। सर बहुत शुक्रिया असद करल साहब, बाबू डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने की दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।